हेलो नमस्कार साथियों। मैं प्रियांश तिवारी आप सभी साथियों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल प्रबल एग्रो स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन का होने वाला है, जो कि एक सब्जेक्ट है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर का। तो ये 2024-25 का बोल सकते हैं, 2025 का पेपर है। इसमें हम 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना है आपको। हर एक क्वेश्चन का मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताता चलूंगा, जो कि आपके एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो साथियों, वीडियो को शुरू करूं उससे पहले सभी लोग हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है साथियों। और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, जितने भी ग्रुप्स हैं आपके और फ्रेंड्स हैं, सभी के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा साथियों। वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द टोटल हीट ऑफ कंबस्टन इज कॉल्ड। तो दहन की कुल ऊर्जा क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले का ऑप्शन डी। इसको हम ग्रॉस एनर्जी बोलते हैं, क्या सकल ऊर्जा। अगला है, पार्श्वीकरण शब्दावली की खोज किसने की थी? तो जो पार्श्वीकरण है वो किसने दिया था शब्द, पॉइंट वाई। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको आप नाम से भी पहचान सकते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं। देखिए इसमें नाम देखिए, अब इसका पाश्चराइजेशन यहाँ पर लिखा है पाश्चर, देखो इनके नाम में ही मैच हो रहा है ना। तो मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर तो आप ऐसे भी एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सही सॉल्व कर सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन समुद्री आहार है? तो व्हाट वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीवीड। तीसरे का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसको हम श्रिम्प बोलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन विधि आहार उत्पादों में जीवित सूक्ष्म जीवों की गणना करने हेतु सबसे अधिकतम उपयोग में लाई जाती है? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द वाइवल बैक्टीरिया इन अ फूड प्रोडक्ट्स? फोर्थ का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि है विशेष प्लेट गणना या स्पेशल प्लेट काउंट, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन आहार को खराब करने का प्रमुख कारक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड्स? पांचवें का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। तो कौन सा है जो कि आहार को खराब करने का प्रमुख कारक है? तो जीवाणु भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी आहार को खराब कर सकते हैं, ईस्ट भी कर सकते हैं, मोल्ड्स भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा इसका उत्तर। अगला है, फिशेस कंटेंस हाई लेवल ऑफ। तो मछलियों में उच्च मात्रा में पाया जाता है, वसा पाई जाती है, या फिर प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या विटामिन। तो क्या पाया जाता है मछलियों के अंदर, फिश के अंदर? तो सिक्स्थ का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ये रिच सोर्स होते हैं। क्या ये रिच सोर्स होते हैं? देखिए आपके सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा। मछली जो है प्रोटीन का रिसोर्स होती है, और अगर नॉन वेजिटेरियन में और भी चीज़ पूछे तो मांस भी जो है आपका जो है प्रोटीन का ही सोर्स है। मांस अगर पूछे आपको ऑप्शन में दे तो मांस भी आपका क्या है, जो मीट होता है वो भी प्रोटीन का सोर्स माना गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन किण्वित पदार्थ है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्मेंटेड प्रोडक्ट? तो इनमें से कौन सा है जो कि फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, फर्मेंटेशन के द्वारा बनाया गया है? तो ये बियर हो सकता है, या फिर वाइन हो सकता है, या कैफीर हो सकता है। सातवें का ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी क्या है, फर्मेंटेड पदार्थ ही हैं। फर्मेंटेशन या किण्वन से बनाए गए पदार्थ हैं, तो उपरोक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा। आपका जो दही होता है, अगर आपने पढ़ा हो तो दही जो होता है वो भी किण्वित पदार्थ में आता है। दूध से दही बनना भी आपका जो किण्वन है, किण्वन का सबसे अच्छा उदाहरण है। अगला है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इन फूड प्रोडक्ट्स इज टू प्रिवेंट। तो आहार में ऑक्सीकरण रोधी रसायनों के प्रयोग का प्रमुख कार्य है। तो क्या हो जाएगा आठवें का? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड्स। वसा का ऑक्सीकरण रोकना जो है वो आहार ऑक्सीकरण रोधी रसायनों के प्रयोग का प्रमुख कार्य है। अगला है, क्या लिखा, निम्नलिखित में से कौन किण्वित पदार्थ नहीं है? कौन है जो कि किण्वित पदार्थ नहीं है इनमें से? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन? तो पनीर नहीं है, या योगर्ट नहीं है, या एसिडोफिलिक मिल्क नहीं है, या बटर मिल्क नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पनीर। पनीर जो है वो फर्मेंटेड नहीं है, उसको एसिड डाल करके, या फिर बोल सकते हैं कि एक होता है विगेनर होता है, ठीक है,
ठीक है, इसको मिलाकर भी उसको दूध को फटाया जाता है गर्म करने के बाद, तो उस क्या पनीर बन जाता है। अगला है द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल वाइबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नोन एज, तो जीवित सूक्ष्म जीवों को समूल नष्ट करना क्या कहलाता है? तो वो पास्चराइजेशन कहलाता है, या स्टरलाइजेशन, या थर्मलाइजेशन? तो क्या हो जाएगा आंसर? तो 10वें का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उसको हम स्टरलाइजेशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? स्टरलाइजेशन। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज जो है, पहले इसको समझ लेते हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल वाइबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जीवित सूक्ष्म जीवों को समूल नष्ट करना, यानी जितने भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव उपस्थित है किसी भी चीज में, वो दूध भी हो सकता है और फल भी हो सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्टरलाइजेशन की सभी सभी प्रकार के जीवाणु मार देंगे, मार देंगे। इसे एक ऐसी प्रक्रिया, मतलब हीट दे करके सभी प्रकार के जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो लाभदायक भी हो सकते हैं, कुछ जो होते हैं लाभदायक भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया कुछ हानिकारक भी होते हैं, तो लाभदायक और हानिकारक दोनों को अगर हम निपटा दें, समझे, तो कहने का मतलब यही है कि दोनों को अगर हम निपटा दें तो उसको बोलते हैं स्टरलाइजेशन। और अगर केवल हानिकारक बैक्टीरिया को निपटाने की बात आए तो उसको पास्चराइजेशन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो पास्चराइजेशन है वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर किया जाता है। कम, ये लेस देन का साइन है, तो लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 10 या 15 मिनट के लिए हम गर्म करते हैं। चाहे मिल्क मान लो, मिल्क के लिए मिल्क में ये प्रोसेस किया जाता है, तो पास्चराइजेशन हो जाएगा। अगर 100 से ऊपर हम अगर तापमान ले जाएंगे तो उसको स्टरलाइजेशन कहेंगे। उसमें क्या हो जाएगा? उसमें ये हो जाएगा कि लाभदायक और हानिकारक सभी जो बैक्टीरिया हैं वो मर जाते हैं, उसमें से अलग हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका सही आंसर लगा दूं, इसका ऑप्शन बी होगा। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ कुकिंग ऑफ फूड, निम्नलिखित में से कौन आहार को पकाने की विधि है? कौन है? तो 11 में का सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। तो उबालना भी है, सिमरिंग भी है, स्टीविंग भी है, तो ये विधि काय की है? तो ये सब विधि है आपकी खाना को पकाने की विधि है। अगला है निम्नलिखित में से किस आहार को भाप द्वारा नहीं पकाया जाता है? तो कौन सा आहार है जिसको कि हम स्टीमिंग बोलते हैं? स्टीमिंग के द्वारा नहीं। अलग अलग प्रकार के फूड आपको मिलेंगे, आप मार्केट में भी जाएंगे तो स्टीमिंग वाला अलग मिलेगा, और बोले तो जो आपका जो तला भुना होता है वो अलग मिलेगा आपको, जो कि आपको फ्राई करके दिया जाता है कोई भी चीज़ हो, तो स्टीमिंग वाला अलग रहता है। तो इनमें से कौन सा है जो स्टीमिंग वाला प्रोडक्ट है, मतलब नहीं है, कौन सा है? तो सही उत्तर 12 में का हो जाएगा ऑप्शन डी, पिज्जा। पिज्जा नहीं है, क्योंकि पिज्जा तो स्टीमिंग पर नहीं पकाया जाता है। पिज्जा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारक आहार की स्वीकार्यता को प्रभावित करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग फूड एक्सेप्टेंस, तो निम्नलिखित में से कौन कारक है जो आहार की स्वीकार्यता को प्रभावित करता है? तो 13 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। तो आहार की स्वीकार्यता को ये सभी करते हैं जितने दिए गए हैं, आहार का रंग, आहार की बनावट, आहार की गंध। तो फूड का जो एक्सेप्टेंस है या स्वीकार्यता है वो ये सभी चीजें इस पर डिपेंड होती हैं, याद रखिएगा, डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है हमारा शारीरिक भार इंडेक्स सूचक होता है। बॉडी मास इंडेक्स इज एन इंडिकेटर ऑफ द, किसका इंडिकेटर होता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये होता है होता है बॉडी फैट कंटेंट का, शरीर में वसा की मात्रा का होता है शारीरिक भार इंडेक्स सूचक होता है। अगला है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फैट्स आर, वसा का निर्माण होता है। तो 15 में का क्या हो जाएगा साथियों आंसर? ऑप्शन बी, फैटी एसिड्स हो जाएगा, बसीय अम्ल से होता है। क्या? बसीय अम्ल से होता है। 15 में का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है शरीर की पोषण स्थिति निर्भर करती है, तो न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ बॉडी इज डिपेंड्स ऑन, किस पर निर्भर करती है? 16 में का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी पर निर्भर करती है। अगला है अनडिजायरेबल न्यूट्रिशन लीडिंग टू इल हेल्थ इज रेफर्स टू, अवांछनीय पोषण जो खराब स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है उसे हम क्या कहते हैं? खराब स्वास्थ्य को, जो जिसको हम अवांछनीय पोषण भी बोल सकते हैं, जो कि अनडिजायरेबल चीज है। तो 17 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उसको बोलते हैं माल न्यूट्रिशनल।
ठीक है। अवांछनीय पोषण जो होता है, माल न्यूट्रिशन कुपोषण आप जानते होंगे क्या होता है। तो जो अवांछनीय पोषण जो खराब स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है तो वो क्या होता है, उसको कुपोषण बोलते हैं। अगला है, एक दिन में जो आहार हम ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो बताइए, उसको हम राशन कहते हैं, या फिर डाइट कहते हैं, या बैलेंस डाइट कहते हैं, या इसमें से कुछ नहीं कहते हैं? तो इसका सही उत्तर 18 में का आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डाइट। डाइट हो जाएगा। देखिए, अगर आपसे पशुओं का पूछे तो उसे हम राशन कहेंगे, क्या कि 24 घंटे में जो खिलाते हैं, तो अगर पशुओं के संदर्भ में आपसे पूछे तो उसे हम कहते हैं राशन। लेकिन अगर इंसान का पूछ रहा है, ह्यूमन का पूछ रहा है, तो उसे हम डाइट कहेंगे, ना कि राशन। ठीक है, क्या कहेंगे? डाइट। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, पोषण संबंधी देखभाल से, जो पोषण संबंधी देखभाल है उसके ज्ञान से तात्पर्य है। तो द टर्म न्यूट्रिशन केयर रेफर्स टू, तो न्यूट्रिशन टर्म जो है वो क्या तात्पर्य करता है? तो 19 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बोथ ए एंड बी दोनों सही हैं। आहार की योजना से संबंधित है, आहार तैयार करना। तो मील प्रिपरेशन और मील प्लानिंग दोनों चीज जो है वो न्यूट्रिशन केयर में आती हैं। अगला है, द कंडीशन ऑफ ह्यूमन बॉडी टेल अस अबाउट, मनुष्य की शारीरिक स्थिति हमें इंगित करती है हमारे क्या? तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये हमारी हेल्थ को इंगित करती है, शारीरिक स्थिति। ठीक है, जैसे किसी की स्थिति अगर बहुत खराब है भाई, जैसे शारीरिक, शरीर पर कोई भी स्थिति हो सकती है, जैसे कोई दुबला पतला होता जा रहा है तो उसे कुछ ना कुछ बीमारी हो सकती है, या फिर कुछ और भी हो सकता है। जैसे किसी को कोई भी जैसे कमजोरी आने लगती है, या फिर किसी को चक्कर आने लगते हैं, तो वो क्या होता है, वो संकेत देता है हमें, स्वास्थ्य के संबंध में हमें संकेत उसका मिलता है। ठीक है। अगला है, तो कंडीशन ऑफ ह्यूमन बॉडी टेल्स अस, स्वास्थ्य के संबंध में मतलब स्वास्थ्य आपका ठीक है या नहीं है। एक निश्चित तापक्रम पर एक निश्चित संख्या में सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में लगने वाले समय को हम जानते हैं। तो क्या जानते हैं? 21 का ऑप्शन ए हो जाएगा, उसको हम एफ वैल्यू के नाम से जानते हैं। अगला है, आहार हमारे शरीर के लिए निम्नलिखित में से कौन कार्य करता है? तो सही उत्तर 22 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। तो आहार जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है, बॉडी बिल्डिंग भी होता है, और बॉडी एक्टिविटी रेगुलेशन भी करता है। तो हिंदी वाले हिंदी में देख लीजिएगा, यही चीज़ है। लेकिन बॉडी बिल्डिंग के लिए हम किसको जानते हैं? बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी बोलते हैं जिसको हम, वो होता है आपका प्रोटीन। प्रोटीन होता है, याद रखिएगा, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी बोलते हैं। अगर किसी को बॉडी बनाना हो तो प्रोटीन अच्छा खासा लेने लगो, आपकी बॉडी बन जाएगी। प्रोटीन लेने के लिए आप दाल वगैरह खा सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि प्रोटीन की पूर्ति आपके शरीर में करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन शारीरिक तापक्रम को नियंत्रित करने हेतु अति आवश्यक होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर? 23 का क्या हो जाएगा? 23 का जो हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी वाटर या पानी हो जाएगा 23 का। अगला है, कैलोरी की मात्रा के आधार पर आहार द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले पोषक तत्वों की मात्रा को हम जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही उत्तर 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको हम न्यूट्रिएंट डेंसिटी के नाम से या पोषक घनत्व के नाम से जानते हैं। अगला है, उपापचय से तात्पर्य है, मेटाबॉलिज्म इज रेफर्स टू, तो क्या तात्पर्य हो जाएगा? 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा। बोथ ए एंड बी दोनों हो जाएंगे, ए और बी। उपापचय, उपचय और अपचय दोनों से संबंधित है। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म होता है, ये आपके मेटाबॉलिज्म से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, शरीर द्वारा आहार का उपयोग में लाया जाना परिणाम होता है। यूज ऑफ फूड इन द बॉडी इज द रिजल्ट ऑफ द, तो ये डाइजेशन का रिजल्ट होता है, या पाचन का, एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण का, या मेटाबॉलिज्म उपापचय का, या ये सभी? 26 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। कि जो शरीर द्वारा आहार का उपयोग में लाया जाने वाला इसका परिणाम है, वो क्या है? पाचन का भी परिणाम है, अवशोषण का भी है जिसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, उपापचय, मेटाबॉलिज्म भी है। तो ये तीनों आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही होगा। एंजाइम प्राकृतिक रूप से होते हैं, तो एंजाइम बाय नेचर एंजाइम्स आर, तो एंजाइम से कैसे होते हैं? 27 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। अगला है, मोह की लार में पाए जाने वाले एमाइलेज को कहते हैं। तो सेलाइवरी एमाइलेज इज कॉल्ड एज, तो उसे क्या कहते हैं? 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम टाइलिन। क्या बोलते हैं? टाइलिन बोलते हैं। इसमें से आपको एक क्वेश्चन ये सही हो रहा है कि मुंह में जो लार पाई जाती है, लार, उसमें एमाइलेज पाया जाता है। क्या? एमाइलेज एक प्रकार का बोल सकते हैं कि ये
केमिकल पाया जाता है लार में, तो वो क्या है, एमाइलेज नाम से है, याद रखिएगा। अगला है भारतीयों के संबंध में आहार भत्ता अनुशंसित करने हेतु एक आदमी का संदर्भित शारीरिक भार क्या है। तो व्हाट इज द रेफरेंस बॉडी वेट ऑफ अ मैन इन द इंडिया आरडीए। तो क्या होता है भारत में, जो पूछ रहा है कि मैन का मतलब एक आदमी का वजन के बारे में पूछ रहा है, किसके संदर्भ में, जो जो कि आहार भत्ता अनुशंसित करने के लिए होता है। तो वो कौन सा माना जाता है, मानक है जो कि स्टैंडर्ड है। तो 29 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 65 किलो माना जाता है, 65 किलो। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, कि हमारा आहार सुनिश्चित करता है, हमारा स्वास्थ्य सुनिश्चित करता है आहार, हमारा पोषण, हमारी उत्पादकता, या उपरोक्त सभी। 30 का ऑप्शन डी हो जाएगा, कि जो आहार हमारा होता है वो हमारा स्वास्थ्य भी जो है स्वास्थ्य भी हमारा सुनिश्चित करता है कि हम स्वस्थ रहें, हमारा न्यूट्रिशन यानी हमारा पोषण भी करता है, और हमारी उत्पादकता, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी किससे डिटरमाइन होती है, तो डिटरमाइन होती है हमारे आहार से, कि हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो हम उसे कितने एफिशिएंटली कर सकते हैं। तो अगर हम सही आहार नहीं लेंगे तो मतलब बोल सकते हैं कि आलस टाइप का रहता है इंसान के अंदर, और वो काम को टालता रहता है। अगला क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन कहता है कि द एनर्जी रिक्वायरमेंट इन प्रोपोर्शन टू द बॉडी वेट इज इक्विवेलेंट टू। तो शारीरिक भार के अनुपात में ऊर्जा की आवश्यकता समतुल्य होती है, तो किसके समतुल्य होती है। तो इसका सही आंसर 31 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये निर्वाह ऊर्जा के समतुल्य होती है, इसको मेंटेनेंस एनर्जी भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रूड प्रोटीन समतुल्य होती है, द क्रूड प्रोटीन इज इक्विवेलेंट टू, किसके समतुल्य होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नत्रजन की मात्रा इंटू 6.25, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेंट इंटू 6.25 हो जाएगा इसका उत्तर। अगला है द फूड अलाउंस दैट मीट द 1 डे 24 आवर्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। आहार की वह मात्रा जो कि एक दिन 24 घंटे हेतु पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, वो क्या कहलाता है। तो 33 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इसको हम बैलेंस्ड फीड कहेंगे या संतुलित आहार कहेंगे। द फूड अलाउंस दैट मीट द 1 डे 24 आवर्स का जो होता है खाना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बैलेंस्ड फूड बोलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का प्रमुख संगठक है। तो कौन सा है, तो इसका सही आंसर आपका 34 का ऑप्शन डी हो जाएगा, जल। तो प्रमुख संगठक कौन है, जल है। और हमारे शरीर में जल कितना पाया जाता है, पिछले ईयर के में पूछा गया था, हमने 2022 का करवाया था, तो उसमें सही आंसर 60% था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीयों के संबंध में आहार भत्ता अनुशंसित करने हेतु एक महिला को संदर्भित शारीरिक भार क्या है। तो देखो, पुरुष का तो पूछ लिया था, पुरुष का तो बताया था 65 kg। अब महिला का पूछ रहा है कि महिला का कितनी आहार पर अनुशंसित किया जाता है, जो आपका जो संतुलित आहार के बारे में बोल रहा है। 35 का ऑप्शन ए सही है, तो महिला के लिए 55 किलोग्राम है और पुरुष के लिए 65 किलोग्राम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित गुणवत्ता युक्त धान्य अनाज आधारित आहार का सेवन करने वाले व्यक्तियों हेतु अनुशासित आहार भत्ता प्रोटीन की अनुशंसा की गई है। तो आरडीए फॉर प्रोटीन टू द पीपल हु कंज्यूमिंग सीरियल बेस्ड डाइट विथ लो क्वांटिटी प्रोटीन इज। तो निम्नलिखित गुणवत्ता युक्त धान्य, एक बार और पढ़ता हूँ क्वेश्चन को, तब समझ में आएगा आपको। तो निम्नलिखित गुणवत्ता युक्त धान्य अनाज आधारित आहार के सेवन करने वाले व्यक्तियों हेतु अनुशंसित आहार भत्ता अंतर्गत प्रोटीन की अनुशंसा की गई है। तो कितने प्रोटीन की अनुशंसा की गई है, रिकमेंडेशन दी गई है, पूछ रहा है। 36 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कि 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बॉडी वेट के अनुसार दी गई है, कि आपको जो है कम से कम कितना लेना चाहिए प्रोटीन, तो 1 ग्राम लेना चाहिए। अगर आपका वजन, या जैसे अगर आपका वजन 60 किलो है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन डेली लेना ही चाहिए, ये हुआ। जैसे अनुशंसित क्या था कि भाई 65 किलोग्राम के हिसाब से अनुशंसित किया था, तो 65 किलोग्राम का अगर कोई इंसान है तो उसे 65 ग्राम प्रोटीन डेली खाना चाहिए, और जो 55 किलो का था उसे 55 ग्राम खाना चाहिए प्रोटीन डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संस्थान भारतीयों के लिए अनुशंसित आहार भत्ता की समीक्षा और संशोधन हेतु करने हेतु उत्तरदायी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल रिव्यू एंड रिवीजन ऑफ आरडीएस फॉर इंडियन। तो कौन सा संस्थान है जो कि आहार को संस्तुत करता है और आहार भत्ता को बोल सकते हैं कि रिकमेंड करता है या संस्तुत करता है। तो 37 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आईसीएमआर।
इसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर है ना। जैसे हमारा आईसीएआर है, ऐसा ये आईसीएमआर है, ये मेडिकल वाला है होता है, ठीक है। जैसे हमारा आईसीआर होता है वैसे आईसीएमआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द मोस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ फेट्स टैक्टिक्स। वसा का अधिकतर पाचन होता है, तो कैसे होता है? माउथ में होता है, स्टोमक में होता है, स्मॉल इंस्टाइन में होता है, लार्ज इंस्टाइन में होता है, मुंह में, अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। तो 38 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 38 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, छोटी आंत में। जो बसा है उसका पाचन छोटी आंत में होता है। आपसे विटामिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने बसा इसमें आया तो विटामिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन याद आया जो कि बहुत पूछा जाता है कि बसा में विलेय विटामिन कौन से हैं और जल में विलेय विटामिन कौन से हैं, मतलब जल में घुलनशील और बसा में घुलनशील, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। तो पहले हम वाटर सॉल्युबल देखते हैं, डब्ल्यू के बाद ये W4 वाटर, और वाटर सॉल्युबल आपके बी और सी है। विटामिन बी और सी कौन है? वाटर सॉल्युबल है। लेकिन अगर आपसे पूछे विटामिन ए डी ई के, ये क्या है? विटामिन ए डी ई के, ये आपके बसा में घुलनशील है, फैट में घुलनशील है विटामिन। तो ये काफी पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 39 है हमारे शरीर का प्रमुख कार्बनिक संगठक है। द मेजर ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ आवर बॉडी इज। तो क्या है? 39 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी बोले तो प्रोटीन, ठीक है। हमारे शरीर का प्रमुख कार्बनिक संगठन प्रोटीन है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 40वां, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में विघटित होने की प्रक्रिया का नाम क्या है? तो द ब्रेक डाउन प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इज टर्म्ड एज। तो क्या कहेंगे उसको? 40 का सही आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उसको हम ग्लाइकोजिनोलिसिस कहेंगे। अगला है 1 किलोग्राम शारीरिक भार में बढ़ोतरी हेतु आवश्यक आहार किलोग्राम की मात्रा को कहते हैं। द अमाउंट ऑफ फूड किलोग्राम रिक्वायर्ड टू ग्रेन पर केजी बॉडी वेट इज नोन एज। खाद्य रूपांतरण अनुपात बोलते हैं उसको हम, फूड कन्वर्जन रेशियो, फूड कन्वर्जन एफिशिएंसी बोलते हैं, या प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो, या न्यूट्रिटिव रेशियो, क्या बोलते हैं? तो 41 का ऑप्शन ए सही है। इसको हम कन्वर्जन ही बोलेंगे क्योंकि फूड कन्वर्जन रेशियो, जिसको FCR के नाम से जाना जाता है। तो भोजन के लिए जो आवश्यक मात्रा होगी 1 किलोग्राम बढ़ाने के लिए, उसको फूड कन्वर्जन रेशियो कहेंगे। अगला है आहार का पोषक मान निर्भर करता है। तो न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड इज डिपेंड्स अपॉन, तो किस पर निर्भर करता है? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव, कि आहार के संगठन पर। तो जो न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड इज डिपेंड्स अपॉन, तो आहार का पोषक मान निर्भर करता है, तो कंपोजिशन ऑफ फूड, आहार के संगठन पर, और डाइजेशन ऑफ फूड, आहार के पाचन पर, एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, पाचन के अंतिम उत्पाद पर। तो ये सभी हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला पूछ रहा है समस्त आहार संगठित होते हैं, ऑल फूड्स आर कंपोज्ड ऑफ। तो किसके संगठित होते हैं? 43 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ये सभी, देखिए आपने एक क्वेश्चन, एक बात अगर इसमें नोटिस करी हो कि इसमें आपके मोस्टली जो आंसर हैं ये सभी आ रहे हैं, लेकिन आप ऐसा मत करना कि आप ये सभी लगा के आ जाओ बिना पढ़े। आप अच्छे से पढ़ के समझने के बाद ही लगाइए कि हाँ ये रिलेटेड हैं आपस में, और ये सभी इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो सकता है, तो आप लगा के आइएगा। यहाँ पर मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हैं। समस्त आहार संगठित होते हैं, तो जल से संगठित होते हैं, बिल्कुल संगठित यानी कि कंपोज्ड ऑफ, मतलब बने हुए होते हैं, जल से, कार्बनिक पदार्थ से और अकार्बनिक पदार्थ से, बिल्कुल। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछता है कि अंडे का आंतरिक सफेद भाग प्रमुख स्रोत है। तो इंटरनल व्हाइट पार्ट ऑफ एन एग इज द मेन सोर्स ऑफ। तो अंडे का अंदर जो सफेद पार्ट पाया जाता है, भाग पाया जाता है, उस वो किस चीज का सोर्स है, ये पूछ रहा है। 44 का ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोटीन का सोर्स है। क्या? अंडा जो है वो प्रोटीन का सोर्स है। और विशेषकर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जो अंदर जो आंतरिक सफेद भाग होता है वो किसका सोर्स है? तो वो प्रोटीन का सोर्स होता है। आपको एक चीज और याद रखनी है अंडे से रिलेटेड, जो प्रोटीन से संबंधित है कि अंडे में कितनी प्रोटीन होती है। तो अप्रोक्सीमेटली आप 12 से 13% प्रोटीन होती है अंडे के अंदर, कितना? 12 से 13%, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का भाग पित्त रस को स्रावित करने हेतु उत्तरदायी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइल ज्यूइस सिक्रेशन?
45 का आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसको हम लीवर बोलते हैं, यकृत। अगला है, निम्नलिखित में से कौन दुग्ध शर्करा के नाम से जानी जाती है? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मिल्क शुगर? जो दूध में, ये मतलब पूछा जाता है कि दूध में किस प्रकार की शर्करा पाई जाती है, तो उसको हम लैक्टोज बोलते हैं। क्या? लैक्टोज। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा होती है लगभग, तो प्रोटीन में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है पूछ रहा है। तो उसमें 16 से 18% तक नाइट्रोजन हो सकता है प्रोटीन में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में कौन विटामिन वसा में विलेय होता है? देखिए, मैंने शुरू में बताया था ये क्वेश्चन आपको कि वसा में विलेय कौन से होते हैं, जल में विलेय कौन से होते हैं। तो वसा में जो विलेय होते हैं 48 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए और ई। तो वसा में जो विलेय होते हैं साथियों, ये क्या ऑप्शन में दिया गया है? हाँ हाँ, सही है सही है, ए और ई होते हैं वसा में विलेय। बी और सी जो है वो जल में विलेय होते हैं, बिल्कुल सही है ऑप्शन में, बी और सी जो है वो जल में विलेय होते हैं। तो इसमें बी दिया गया है। इसमें वैसे मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ एक बार, तब जाके कंफर्म होगा ये क्वेश्चन। एडिक, एडिक बोल दो चाहे कीड़ा बोल दो, ठीक है, ऐसी ट्रिक में बता रहा हूँ आपको। एडिक, या फिर उल्टा लिखेंगे तो कीड़ा हो जाएगा। तो ये किसमें? ये वसा में घुलनशील है। ठीक है, एडिक, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, तो ये वसा में है और जल में बी और सी है। तो अब इसी हिसाब से हम एलिमिनेट करते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, अभी मान के चलिए मैंने आपको आंसर नहीं बताया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी तो जल में घुलनशील है, तो ये आंसर तो होगा नहीं। ऑप्शन सी भी जल में घुलनशील है, तो ये भी नहीं होगा। बाकी ऑप्शन डी तो वसा में घुलनशील है, इसमें भी ऑप्शन डी में ऑप्शन के, ये के भी है आपका, लेकिन बी जो है वो जल में घुलनशील है। तो ये 3 ऑप्शन आपके नहीं होंगे। लेकिन जो विटामिन ए और ई है, ये दोनों किसमें घुलनशील हैं? ये आपके दोनों हैं, जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील है, फैट सॉल्यूबल है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, अंडे का जैविक मान होता है, तो बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ एग इज, तो कितनी होती है? 49 का सी हो जाएगा, 94 से लेकर के 100 तक हो जाती है। अगला है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, कि जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? तो 50वें का ऑप्शन ए हो जाएगा, ये हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद तेलंगाना। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर आज हो चुका है। आशा करता हूँ कि आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। ठीक है, मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से यूं ही करते रहिएगा। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।